हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। टुडे टॉपिक इज़ राजधर्म। इस क्लास में हम राजधर्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने धर्म को जाना था, धर्म क्या है ना। जैसा कि आपको पता है हम इंडियन ट्रेडिशन पढ़ रहे हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है ये। उसमें हमने धर्म को जान लिया। इस क्लास में हम राजधर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, जो आपका फर्स्ट राजा माना जाता है वो मनु को माना जाता है। ठीक है। अब उन्होंने लिखी थी एक बुक मनुस्मृति, जिसमें उन्होंने राजधर्म के बारे में भी बताया है। ठीक है, और उसको डिफाइन किया है। अब इसमें इसके आधारों का उल्लेख मिलता है, मतलब जो इसके बेसिस है, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो, स्पिरिचुअल हो या पॉलिटिकल हो। अब राजधर्म को हम कौन से आधार में पढ़ते हैं? पॉलिटिकल लेवल पर, मतलब राजनीतिक आधार पर। इसमें क्या होता है? राजनीतिक आधार में जो गवर्नमेंट है, सरकार है, मेनली उसकी 3 पार्ट्स हैं, 3 अंग हैं। कौन कौन सी? व्यवस्थापिका, विधायिका व न्यायपालिका। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, सरकार के ये 3 ही अंग होते हैं। व्यवस्थापिका क्या करती है? ये कानून बनाती है। ठीक है, लेजिस्लेचर होती है। विधायिका मीन्स कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जो कानूनों को अप्लाई कराती है। और न्यायपालिका जुडिशरी मीन्स जो न्याय को लागू करती है, न्याय की देखा करती है। ठीक है, व्यवस्थापिका के अंतर्गत राजा व उसकी मंत्रिपरिषद शामिल होती है, जिसका मेन मोटिव क्या होता है? जो भी वहाँ के सिटीजन्स हैं उनको राइट्स मिले, ड्यूटीज़ मिले। ठीक है, राजा को राज्य का प्रमुख, अगर हम राजा की डेफिनेशन को देखेंगे तो आप देखोगे राजा को राज्य का प्रमुख होने के कारण, क्योंकि आपको पता है जब राज धर्म की बात हो रही है तो राजा की बात होगी। और राजा कब होता है? जब राजतंत्र चलता है, मतलब सारा जो पावर होती है वो राजा के पास होती है। ठीक है, तो वो राजा राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, इस वजह से उसमें विभिन्न गुणों, मतलब उसमें बहुत सारी एबिलिटीज़ होनी चाहिए। कर्तव्य व धर्म से संपन्न होना चाहिए, मीन्स वो ड्यूटीज़ को भी फॉलो करे और धर्म का भी अनुसरण करे। इसे ही मनु ने राजधर्म कहा है। ठीक है, सबसे अच्छे से मनु ने ही डिफाइन किया है राजधर्म को, और उन्होंने बताया है कि राजा को कैसा होना चाहिए। उसमें बहुत सारी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो अपने कर्तव्य ड्यूटीज़ को फॉलो करता हो और धर्म से संपन्न हो। ठीक है, राजधर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका प्रयोग शासकों के कर्तव्य के लिए किया जाता है। मीन्स जो शासक हैं, शासक मीन्स रूलर, राजा, अब उनकी ड्यूटीज़ के लिए राजधर्म का यूज़ होता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? क्षत्रिय वंश से। जैसा कि आपको पता है कि जो आपके 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें जो राजा बनते थे वो कौन से वर्ण के लोग बनते थे? क्षत्रिय वंश के। ठीक है, तो क्षत्रिय वंश कैसे होते हैं? वो शौर्य की डिटेल में बताया जाता है कि वो लोग शौर्य हैं, बहादुर हैं, वीर हैं, है ना। क्योंकि इसलिए वो जो भी सैनिक भर्ती होगी या फिर जो राजा बनेंगे वो सिर्फ प्रीवियस टाइम में क्षत्रिय वंश के लोग बनते थे। ठीक है, तो उसी के बारे में ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है। अब अगर हम भारतीय राजनीति की बात करें, ठीक है, तो भारतीय राजनीति में राजधर्म सदैव ही चर्चा का एक मुख्य विषय रहा है। ठीक है, इसके बारे में कौटिल्य ने कहा है कि राजधर्म का अर्थ है राज्य की सत्ता का संचालन धर्म के नियमों व सिद्धांतों द्वारा किया जाना ही राजधर्म है। मतलब धर्म के जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, उसके जो प्रिंसिपल हैं या रूल्स हैं, उन्हीं के द्वारा अगर उसको फॉलो किया जाएगा, जो सत्ता है मीन्स जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाया जाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा? राजधर्म। अतः ऐसा माना जाता है कि राजधर्म सभी धर्मों, धर्म मीन्स रिलीजियंस की मूल जड़ था। मीन्स जितने भी धर्म है उसका अगर आप मूल जड़ की बात करो, बेसिक की बात करो, वो क्या है? राजधर्म है। राजा का धर्म सर्वोपरि है, राजधर्म को सर्वोपरि माना जाता था। और राजधर्म में राजा की ये ड्यूटी है कि वो उसकी जो प्रजा है, मतलब जो उसके राज्य में लोग रह रहे हैं, वो उनके अगेंस्ट जितनी भी ड्यूटीज़ बनती हैं उनके लिए राजा के जो भी वो कर्तव्य हैं उनको फॉलो करे। ठीक है, अब अगर हम इसके बाद अगर हम महाभारत की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ राजधर्म इन महाभारत, महाभारत में राजधर्म की अवधारणा, मीन्स अगर महाभारत में राजधर्म की बात की जाए तो बहुत सारे महानतम महाकाव्य हैं, उनमें से एक है महाभारत, जिसमें राजधर्म के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को महाभारत में भी बताया गया है। आपको पता है ये क्या है? एक महाकाव्य है। अब प्राचीन भारत में राजनीतिक विज्ञान के पूरे अनुशासन को राजधर्म कहा जाता था।
मीन्स जो राजनीतिक विज्ञान है, जिस तरह से आप गवर्नमेंट चला रहे हैं उसमें पूरा डिसिप्लिन मेंटेन हो, ठीक है, कुछ भी कहीं भी गलत ना हो, उसे ही क्या कहा जाता है, राजधर्म कहा जाता है, ठीक है। अब मनुस्मृति में राजधर्म की अवधारणा को अन्य धर्म ग्रंथों की तुलना में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है, ठीक है। अब महाभारत के अकॉर्डिंग राजा को राज्य के छोटे से छोटे मामलों से निपटने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। मतलब अगर राजा की प्रजा को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो राजा के अंदर इतनी रेडीनेस होनी चाहिए कि वो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सके, ठीक है। ये भी उसके राजधर्म का ही पार्ट है। राजा को अपनी प्रजा के लिए माता पिता के समान होना चाहिए। मीन्स जैसे माता पिता होते हैं ना, पेरेंट्स, अपने बच्चे को कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में देखेंगे वो तुरंत हेल्प करेंगे, सेम इसी तरह राजा को भी माता पिता की तरह होना चाहिए कि उनके बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उनकी प्रजा को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें तुरंत रेडी रहकर उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना चाहिए। और उनके हित मीन्स जिससे उनका भला हो, में कोई भी बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब उन्हें कोई भी सेक्रीफाइस करना पड़े जिससे उनकी प्रजा का भला हो तो इसके लिए उन्हें हमेशा रेडी रहना चाहिए। जैसे कि आपको पता है महाभारत किसकी स्टोरी है, कौरव और पांडवों की। तो इसमें आप अगर इसकी स्टडी करेंगे, है ना, आजकल तो बहुत सारी टीवी सीरियल्स भी हैं, अगर वो भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें राजधर्म को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और बताया गया है कि राजा का धर्म क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तीनों का बताया गया कि किस तरीके से होना चाहिए। राजा को इतना एक्टिव होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको पहले से ही सोच ले कि हाँ ऐसी सिचुएशन आएगी तो मुझे किस तरीके से डील करनी है ना। राजा को दूरदर्शी होना चाहिए। तो ये सब राजधर्म की ही कॉन्सेप्ट है। अब जो मनु है उन्होंने एक धर्मशास्त्र, एक बुक है, उसमें वर्णित किया है कि जो धर्म है, राजधर्म है, उसमें जो राजा है उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, उत्तरदायित्व होने चाहिए। धर्मशास्त्र अकॉर्डिंग टू मनु द्वारा वर्णित धर्मशास्त्र। अब मनु को ही प्रथम राजा माना गया है कि वही पहले राजा हैं, ठीक है। अब मनु ने राजधर्म की अवधारणा का वर्णन करते हुए प्रशासन के संदर्भ में राजा के अधिकारों व कर्तव्यों की व्याख्या धर्मसूत्र नामक कुछ नियमों के अंतर्गत की है। मतलब धर्मसूत्र में उन्होंने कॉन्सेप्ट बताए हैं कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, एक राजा को अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए। जैसे जो राजा बनाया है, उसकी राजा की उत्पत्ति किसने की है, भगवान ने उसे सारे गुणों से मिश्रित करके बनाया है, ठीक है। उसमें सारे जितनी भी क्वालिटीज़ है सब है। नेक्स्ट हम बात करें तो राजा को वेद पुराणों को जानने वाले जो ब्राह्मण होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, है ना। उनसे हमेशा विनयशीलता का गुण लेना चाहिए कि अगर कोई राजा में विनयशीलता का गुण नहीं होगा तो वो क्या करेगा, अपने जो वंश है ना, उसको पूरी तरह नष्ट कर लेगा। अब जो राजा है उसे ऐसे समस्त जो भी सुख हैं, मीन्स हम कहें जो भी प्लेजर की थिंग्स है उनसे दूर रहना चाहिए। जैसे जुआ खेलना, दिन में सोना, नशा करना, तो जितने भी ये बुरे व्यसन होते हैं या बुरी क्वालिटीज़ हैं इन सब से राजा को दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर राजा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में स्पेंड करेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने जो उसकी ड्यूटीज़ हैं उनसे विमुख हो जाएगा, उनसे दूर हो जाएगा और वो एक गलत डायरेक्शन में ही चला जाएगा। तो उनकी जो प्रजा है वो खुश नहीं रहेगी। तो इस चीज़ को मनु ने धर्मशास्त्र में बताया है कि जो राजा है उसे अपने क्रोध, ईर्ष्या, विश्वासघात व लालच, इन्हीं सभी से सतर्क रहना चाहिए कि मुझे अवेयर रहना है कि मेरे अंदर कोई भी ऐसी बुराई ना आ जाए जिससे मैं पतन की ओर मुड़ जाऊँ। मतलब ऐसा कोई स्टेज नहीं आना चाहिए जिससे वो गलत डायरेक्शन में चला जाए और जो उसका राज्य है वो, क्योंकि अगर राजा गलत डायरेक्शन में गया तो राजा का कंट्रोल है पूरे राज्य पे, तो राज्य भी बिल्कुल ख़राब ही हो जाएगा फिर, है ना। उसकी सत्ता ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी, ठीक है। अब जो राजा होता है उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपनी प्रजा की ध्यान रखे, है ना। और तो सेम जो उसकी प्रजा है उसकी भी ये ड्यूटी है कि वो राजा की बातों को माने। अब वो जो कह रहे हैं, वो जो न्याय कर रहे हैं उसको फॉलो करें, है ना। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो राजा है वो ऐसा होना चाहिए जो न्यायप्रिय हो। मतलब वो कुछ भी ऐसा गलत काम ना करे जिससे उसकी प्रजा को दुख भोगना पड़े।
अब इन्होंने धर्म के बारे में भी कहा है, जो राजा होगा उसे पूजा पाठ करनी चाहिए, है ना, धर्म को मानना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे जब जो राजा है अगर वो धर्म को फॉलो नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना, गलत तरीके यूज़ करने लगेगा। तो धर्म क्या है, हमारी बुद्धि को सही रखता है ना, हमें कुछ गलत करने से रोकता है। तो मनु कहते हैं कि राजा को ध्यान पूजा करनी चाहिए, जनता की शिकायतों को सुनना चाहिए, जो भी लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए, विदेशी मामलों को देखना चाहिए, राजदूतों, जासूसों, सेना प्रमुख, इन्हीं सभी का निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण क्या होता है, मतलब सबकी देखभाल करना, उन्हें टाइम टू टाइम चेक करना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनका सॉल्यूशन करना। ये सब किसकी ड्यूटी है, ये सब राजा की ही ड्यूटी है। मनु ने धर्म को सबसे ऊपर मानते हुए इसे कानून का शासन माना है। ठीक है, वो धर्म को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि उन्होंने इसको कानून का शासन माना है। और इस पृथ्वी पर कोई भी राजा इस तथ्य को ना तो अनदेखा कर सकता है और ना ही कोई इसकी अवहेलना कर सकता है, मतलब इसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। जो धर्म है वो कितना इम्पोर्टेंट है राजा के लिए। ठीक है, अब राजा की एक ड्यूटी ये भी है कि उसकी जो राजधानी है, कैपिटल है, या अगर हम राज्य की बात करें उसकी बाहरी आक्रमणों मीन जो उस पर अटैक हो रहे हैं, जो उसके शत्रु हैं, उनसे प्रोटेक्ट कर सके, है ना, उसके लिए मजबूत किले बनवाए। क्योंकि प्रीवियस टाइम में क्या होता था, वेपन्स तो होते नहीं थे, तो किले बनवाए जाते थे जिससे वो अपने राज्य की रक्षा कर सके। तो मजबूत किले बनवाने का काम किसका है, राजा का है, जिससे वो अपने राज्य को और प्रजा को सुरक्षा दे सके। ठीक है, और ऐसे बहुत तरह के कार्य करने चाहिए जिससे जो राज्य है उसमें कभी भी धन की कमी ना आए, है ना, और ना ही राजा के पास धन की कमी होनी चाहिए। उसे टैक्स लगाकर अपने पास धन रखना चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा टैक्स नहीं होने चाहिए जिससे क्या हो कि लोग उससे परेशान हो जाएं। लिमिटेड टैक्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, राजा के कर्तव्य हैं जो मनु ने डिफाइन किए हैं कि राजा को अपने राज्य में शांति बनाने के साथ साथ जो विदेश नीति है उसको भी फॉलो करना चाहिए। मीन्स जो दूसरे राष्ट्र हैं उनके साथ भी अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। अगर अब हम नेक्स्ट बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की, इम्पोर्टेंस ऑफ राजधर्म, राजधर्म का महत्व। अब इसका महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि आपको पता है अगर राजा अपने कर्तव्यों को फॉलो नहीं करेगा तो जो उसका राजधर्म है वो नागरिकों में शांति, समृद्धि ये सब तो लाएगा नहीं, है ना, और जो उसका वंश है वो ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं। तो चारों तरफ शांति हो, है ना, ये सब कब हो सकता है, जब राजा अपने राजधर्म को फॉलो करेगा। अब राजा को पनिशमेंट देने का भी राइट है, लेकिन जो उसका पनिशमेंट उसको देनी है वो भी कैसी होनी चाहिए, इंसान को सुधारने के लिए। ठीक है, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो राजा है वो राजधर्म में ये भूल जाए कि उसे जो पनिशमेंट देनी है वो अपने प्रभुत्व में देगी, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं इसलिए पनिश कर रहा हूँ, जिससे जिस व्यक्ति को पनिशमेंट मिल रही है उस पर गलत प्रभाव पड़े। तो पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे जिसको पनिश किया जा रहा है वो उस क्राइम को दोबारा ना करे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि राजधर्म क्या था, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम दंड नीति के बारे में पढ़ेंगे कि प्रीवियस टाइम में दंड किस टाइप से दिया जाता था और कितने तरीके थे दंड देने के। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।